अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म से डायरेक्ट मुज़ाकरात पर मान गए हैं या नहीं, इस सवाल को लेकर तहरीक इंसाफ में फिर तकसीम नज़र आ रही है। बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं और अलीमा खान बिल्कुल उल्टा बता रही हैं और दोनों नाम लेते हैं इमरान खान का। आखिर इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात करने की हामी भरी है या नहीं, इस इख्तलाफ को लेकर पार्टी के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है कि इमरान खान के बाद पार्टी के लिए फ़ैसले किसने करने हैं। सिर्फ यही नहीं, अलीमा खान के सख्त बयानात को लेकर पार्टी में कहीं बेचैनी है तो कहीं वाज़ेह इख्तलाफ है। अलीमा खान के बयान देने की देर थी कि पीटीआई विमेन विंग्स की सदर कंवल शोज़ब भी बैरिस्टर गौहर के दिफा में आई और अलीमा खान की पार्टी फैसलों में शमूलियत पर उन्होंने सवाल उठाए। अब कंवल शोज़ब का बयान अपनी जगह, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान अपनी बहनों पर एतमाद करते हैं, बहुत एतमाद करते हैं। ये भरोसा उस वक्त भी हमने देखा जब उन्होंने अलीमा खान के ज़रिए 24 नवंबर के एहतजाज की फ़ाइनल कॉल का ऐलान किया। हत्ता कि ये ऐलान बैरिस्टर गौहर या वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़रिए भी किया जा सकता था, मगर इमरान खान ने ये टास्क अलीमा खान को दिया, अपनी बहन को दिया। ऐसे में ये ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसके लिए मान गए हैं। फिर ये ख़बर भी आई कि इन मुज़ाकरात को मीडिया से दूर रखा जाएगा। सवाल ये है कि अवाम में मकबूल एक जमात मुज़ाकरात की कहानी को मीडिया से क्यों दूर रखना चाहती है? हुकूमत रखना चाहती है या PTI दूर रखना चाहती है? इसके पीछे कौन है? इससे पहले फरवरी में हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए थे, लेकिन PTI की पेश की शराइत की वजह से इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला था। तो सवाल यह है कि अगर हुकूमत से दोबारा मुज़ाकरात होते हैं, किन शराइत पर होंगे, क्या मुतालिबात होंगे? एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन चल रही है, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि PTI का पाक भारत टेंशन में बड़ा मुस्बत किरदार रहा है। तो क्या ऐसे में पार्टी में तकसीम जो है वो नुकसानदेह साबित नहीं होगी? पार्टी में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। ये क्या कन्फ्यूजन शुरू हो गई है पार्टी में? बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पेशकश की इमरान खान मान गए हैं। अलीमा बीबी कहती हैं कौन बैरिस्टर गौहर और इमरान खान ने फैसले करने हैं। कंवल शोज़ब साहिबा मैदान में उतरती हैं, वो उनकी शमूलियत पर, अलीमा बीबी की शमूलियत पर सवाल उठाती हैं। ये इतनी जब भी कोई एक एक्टिविटी पार्टी में होने लगती है, कोई मुस्बत तरीके से कोई मुज़ाकरात की बात होने लगती है, पार्टी के अपने अंदर इतनी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मस्बत किरदार अदा किया पाक भारत जंग में। अल्लाह ने करम किया और अल्लाह ने हमें एक अजीम जीत दी है। इसके बाद मैं नहीं समझता कोई ऐसी कंफ्यूजन की तरफ या हमें जाना चाहिए या मुल्क को दोबारा सियासी मुखासमत की नजर कर दिया जाए। कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि ये जो कौमी इत्तेफाक की राय पैदा हुआ है, इस वक्त मैं समझता हूँ बड़े अरसे बाद कम से कम एक नुक्ते पे कौम इकट्ठी हो गई है कि पाकिस्तान पे जब कोई हमला होगा, कोई ऐसी कोई बात होगी तो सब उसका जवाब देंगे बतौर पाकिस्तानी। अब उसके बाद ये पहला हफ्ता है, जीत के बाद ये पहला हफ्ता है। मेरे तो ख्याल में सबसे पहले जो काम करना चाहिए, तमाम सियासी लीडरशिप को शहीदों के घरों में जाना चाहिए, यूसुफ साहब के घर जाना चाहिए, स्क्वाड्रन लीडर साहब के, और उसके साथ साथ मेरे हल्के में अयाज हैं जो ऑपरेटर हैं रडार के, PF के, वो शहीद हुए हैं, उधर सबको जाना चाहिए। ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी, कंफ्यूजन पार्टी में कोई नहीं है। मुज़ाकरात मेरे ख्याल में अभी नहीं है। हाँ, दावत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, जिसको गौहर साहब ने बड़े तरीके से हैंडल किया। मैं मौजूद था उधर, सब देख रहा था। मेरे ख्याल में गौहर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको मशरूत किया खान साहब की इजाजत से, और उसमें फिर स्पीकर साहब को रोल दिया कि आप किरदार अदा कीजिए। तो अब जब तक इमरान खान साहब इजाजत नहीं देंगे तब तक मुज़ाकरात की तरफ तहरीक इंसाफ नहीं बढ़ेगी। लेकिन गौहर साहब कहते हैं कि इमरान खान से मुशावरत जारी है प्राइम मिनिस्टर की पेशकश पर। इसका मुझे इल्म नहीं। आज भी गौहर साहब पार्लियामेंट में थे, कल भी थे, मुलाकात हमारी हुई। कोई ऐसी बात होती तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी को एतमाद में लेते। क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है। अगर होते हैं, मेरे ख्याल में छुप छुपा के ना करें, आप ओपन में बात करें जो चीज़ है। हाँ, अगर कोई ज़रूरी समझते हैं कि कोई चीज़ आपने
फिलहाल खामोशी से करनी है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन क्या इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? मेरे ख्याल में नहीं हो रहे, मेरे इल्म में नहीं। नहीं, मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे। इस वक्त बात ये हो रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो होने हैं नहीं होने हैं। इमरान खान की इजाज़त मिल गई है नहीं मिल गई है। अलीमा बीबी कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर कौन होते हैं ये कहने वाले कि मुशावरत जारी है। ऐसे तो इमरान खान ने कोई बात ही नहीं की। तो कन्फ्यूजन इस बात पे है कि अलीमा खान के बकौल ऐसी कोई बात नहीं, इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की कि हाँ आप मुज़ाकरात के लिए बात आगे करें, मैं तैयार हूँ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हाँ उनसे मुशावरत हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से। तो आप ये जो बात करेंगे, कुछ लोग जो ये चाहते हैं, जो इत्तफाक राय हुआ है ये बरकरार न रहे, क्या आप समझते हैं आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हमारा ये कौमी अलमिया है कि जब भी ये कौम इकट्ठी होती है तो उसके बाद इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो आप बात बता रही हैं कि अलीमा साहिबा ने ये कहा, गौर साहब ने ये कहा, ये पिछले हफ्ते की बातें हैं। अभी ये पीर वाले दिन गौर साहब मिले हैं, उसके बाद तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मैं रोल वाजे कर दूं, अलीमा आपा खान साहब की सिस्टर हैं, इमरान खान के लिए बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। मैंने बारहा उनको अप्रिशिएट किया है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने एक मजबूत स्टैंड लिया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक घरेलू खातून जो पॉलिटिकल नहीं है, उन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया है अप्रिशिएबल है। लेकिन पार्टी के जो सियासी फैसले हैं वो इमरान खान थ्रू बैरिस्टर गौहर करते हैं और हम उसी लाइन और चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे जो इमरान खान ने दिया है। वो है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वो है सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, वो है अपोजिशन लीडर उमर अयूब। लेकिन अभी तक खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात के बारे में कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, तो अपने आप से तो मैं बात नहीं कर सकता। जब होगी कोई चीज तो आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आप समझते हैं कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, क्योंकि आप लोग ही ये कहते रहे, आपकी पार्टी के आप तो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बेशतर लोग आज भी ये समझते हैं और यही सोच रखते हैं कि इस हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनके पास तो फैसलों का इख्तियार नहीं है, ताकत नहीं है। जिनके पास इख्तियार है, ज़ाहिर है वो डायरेक्टली फ़ौज की बात ही करते हैं कि उन्हीं के साथ बात होनी चाहिए। तो फिर बार बार ये क्यों हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी जागने लगती है और ये उम्मीदें भी पैदा हो जाती हैं कि हाँ मुज़ाकरात हुकूमत से कर लेने चाहिए? क्यों? देखिए, मेरी बात सुने, मैं ख्यालों की दुनिया में जिंदा रहने वाला आदमी नहीं हूं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि बात होनी चाहिए। सही। पिछले साल इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के 8वें दिन इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई, खान साहब से मेरी और आमिर डोगर साहब की और सरदार लतीफ खोसा की, और उसमें मैंने खान साहब को ये बात की थी क्लियरली कि आपको जरूर इंगेज करना चाहिए, कोई रास्ता निकालें। और आखिरी जो मेरी इनसे मुलाकात हुई है उसके बाद 5.5 महीनों से मुझे खान साहब से मिलने तक नहीं दिया गया। उस मुलाकात में भी मैंने ये कहा था 24 नवंबर के एहतजाज से एक दिन पहले या 3-4 दिन पहले कि आप बराए करम अगर कोई रास्ता निकलता है आप उसको निकालिए। एहतजाज का जो हमारे पास बहुत बड़ा मौका था वो था 9 फरवरी 2024 को, इलेक्शन के अगले दिन, जब हमारा मैंडेट चुराया गया। इमरान खान साहब को मैंने कही बात कि खान साहब वो मौका था, तो खान साहब ने एक मुस्कुरा के, और उनके चेहरे पे थोड़ी सी बेबसी भी थी जब उन्होंने मुझे ये कहा कि यार अली, अगर मैं बाहर होता तो मैं जरूर एहतजाज की कॉल देता। उस वक्त एहतजाज की कॉल चेयरमैन गौर साहब को, उस वक्त के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को या बाकी लीडरशिप को देनी चाहिए, नहीं दी, उसका जवाब वो देंगे। लेकिन उसके बाद उतने बड़े पैमाने पे मूवमेंट नहीं हो सकी। 24 नवंबर को भी एहतजाज हुआ, मैं अडियाला के बाहर था, मैं रोड पे था, खान साहब से मुलाकात की कोशिश कर रहा था, अपनी जान को खतरे में डाल के अडियाला तक पहुंचा, लेकिन मुझे उस दिन भी मिलने नहीं दिया। उस दिन गौर साहब जाके मिले और बैरिस्टर सैफ साहब मिले, तीसरा मैं था, मुझे नहीं मुलाकात की इजाजत, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया। मैं आज भी ये कहता हूँ, एहतजाज भी एक ऑप्शन है, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा भी बंद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद पुरअमन तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई है, चाहे वो जैसे भी हो। ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाकरात और एहतजाज पैरेलल तो चल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है एक हाथ गर्दन पे और दूसरा पैरों पे, कैसे चल सकते हैं? तो क्या ये वो वक्त है, क्या ये वो वक्त है कि एहतजाज शिद्दत से हो, एक ही चीज शिद्दत से हो सकती है, या सिंसेरिटी के साथ मुज़ाकरात हो, या फिर सड़कों पर निकल जाए? पैरेलल कैसे चल सकता है मामला? हुकूमत नहीं करेगी, कैसे करेगी? इस पे पहले तो आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं, दोनों हो सकते हैं। एहतजाज होती मुज़ाकरात के लिए, आखिर में आपको बैठ के बात करनी पड़ती है। जो 24 को चांस बन गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो मौका हमसे जाया हुआ। बहरहाल उस पर बात नहीं करता मैं। अगर हम संजानी पे जो इमरान खान साहब ने इजाजत दी थी बैठ जाते,
पता नहीं जिस भी वजह से संजानी की जगह आगे लाया गया और उसके बाद लोग भी जो है वो शहीद हुए। जो लोगों ने गोलियां मारी वो भी जिम्मेदार हैं और जो लाए वो भी जिम्मेदार हैं। मैं साफ बात करता हूँ, लेकिन वो मौका हमसे ज़ाया हुआ, अब उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहना है कि यहाँ मुज़ाकरात करें, यहाँ एहतजाज, वो मैं नहीं मानता। एहतजाज भी आप करते हैं इसलिए करते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाजा खुले, क्योंकि आखिर में बैठ के बात करनी पड़ती है। लेकिन हुकूमत इसे ब्लैकमेलिंग समझती है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सड़कों पर जाएं, सड़कें बंद करें, ये ब्लैकमेलिंग है, हम कैसे मुज़ाकरात करें? हुकूमत एहतजाज नहीं करती रही, ये हुकूमत हमारे दौर में एहतजाज नहीं करती रही, हमने तो गोलियां नहीं मारी। ये जब डी चौक आए, बिलावल साहब आए थे डी चौक, बंदे कम थे लेकिन जो भी था आए थे, मरियम नवाज भी आई थी, तो मरियम साहिबा को या बिलावल साहब या उनके लोगों को हमने गोलियां मारी थी, पर्चे काटे थे क्या मौलाना फजल रहमान हमारी हुकूमत के पहले साल 2018-19 में नहीं आ गए थे, तशरीफ अपनी ले आए थे सारे? मरियम नवाज साहिबा ने तो कल भी याद करवाया, हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं और हम 10 मई वाले हैं। देखें, ये ड्रामे बंद करें, हमें पता है वो किधर खड़ी है, हमें पता है नवाज शरीफ किधर खड़े हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, मैं, हम सब पाकिस्तानी, ये एक दूसरे को हम गद्दार नहीं कह सकते। आज एक बड़ी तकरीब हुई है इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की। आज स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ के घर शहबाज शरीफ गए हैं, जरा पता करें अली मोहम्मद कब गया था, जंग के जीतने के उसी दिन में गया था। अभी तक इर्तजा शहीद के घर इनकी कितनी लीडरशिप गई? छोटा बच्चा जो शहीद हुआ है, जो कर्नल साहब का बेटा शहीद हुआ है, जंग जीतने से एक दिन पहले मैं खुद वहां पे गया था, हालांकि उस वक्त माहौल ऐसा था, मुझे कुछ दोस्तों ने ये कहा, मैं क्लियर बातें कर रहा हूं आज, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा मत जाओ शहीद के घर, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें गालियां देंगे, लान तान करेंगे कि ये आर्मी वालों के घर चला गया। मैं कहा यार, वो बेटा किसका शहीद हुआ है, वो किस लिए शहीद हुआ है? कश्मीर में जब इर्तजा वो छोटा बच्चा शहीद हुआ है, वो मुझे उसके वालिद ने बताया, जो कर्नल साहब है, कोई जहीर नाम है शायद, जी, उन्होंने कहा कि वो माँ की गोद में था वो बच्चा, वो ड्यूटी पे थे, 2 बेटे हैं उनके, वो दोनों बेटे माँ की गोद में बेड पे बैठे हुए थे और खिड़की से वो आगे लोहे के जो हिस्से होते हैं, जब मार्टर गोला फटता है, वो गले पे लग गया उस बच्चे के और माँ की गोद में उसका खून फुवारे की तरह वो बह गया। उसने कहा दूसरे बेटे को मैंने अब कजन्स के उसके भेजा है कि वो बेचारा जहन पे उसका असर पड़ गया। मुझे ये बताया उसके घर में कौन कौन गया है? क्या ड्रामे हमने किए हुए यार, लोगों ने शहादतें दे दी हैं। इमरान खान फौज के खिलाफ नहीं है, इमरान खान फौज के खिलाफ नहीं है, वो फौज को सपोर्ट करता है। हाँ, फौज के एस्टेब्लिशमेंट जिसको लोग कहते हैं, उसके सियासी रोल के खिलाफ था, है, मैं भी हूं। और मैं ये भी आज क्लियर बता दूं कि जब हमारी जमात में भी 1 पेज की बातें हो रही थी और नवाज शरीफ की वो पहली हुकूमत अभी खत्म नहीं हुई थी 2013-18 वाली, उस जमाने में मैंने स्पीच की थी कि पाकिस्तान को सियासी लोगों ने आजाद किया था। मुझे बातें सुननी पड़ी थी उस जमाने में भी, मैं उस वक्त भी सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहा था। लेकिन सिविल सुप्रीमेसी अपनी जगह, जब मुल्क पे हमला हो जाता है फिर अपनी फौज अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं। आज अगर आपके शाहीन ना लड़ते, आज देख लें गजा में क्या हो रहा है, गली गली खून बहता। ठीक है, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगरचे अमेरिका की सालिसी की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग और एटमी तसादुम का ख़तरा टल चुका है, मगर इस सीज़ फायर का मुस्तक़बिल क्या है, क्योंकि इसको लेकर ख़दशात अब भी बाकी हैं। ख़दशात की बड़ी वजह यह है कि 4 रोज़ा जंग का वो नतीजा नहीं निकला जो मोदी सरकार पाकिस्तान से छेड़खानी करके हासिल करना चाहती थी। जंग जो है 50-50 से बराबर है, ना ही 70 और 30 का फ़र्क है, बल्कि दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने भारत को वो सबक दिया है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इंडिया को बड़ा मान था अपनी टेक्नोलॉजी का, मुआशी ताकत का और आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात का और जदीद लड़ाका तैयार राफाल का, मगर 10 मई की रात पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा सरप्राइज़ दिया कि दुनिया हैरान रह गई। ना राफेल काम आया, ना दुनिया के साथ जो इनके ताल्लुकात थे, बल्कि सब ने पाकिस्तान की तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से जो इंटरनेशनल क़वानीन हैं उनके अंदर रहते हुए ही बिहेव किया है। पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी महारत से दुश्मन को जो है वो मात दी। सिर्फ यही नहीं, जंग में पाक अफवाज ने ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल कर अपने पलड़े में डाल दिया। ये इतनी बड़ी कामयाबी है,
इस पर आज पूरी कौम और हुकूमत यौम तशक्कुर मना रहे हैं और अपनी अफवाज पाकिस्तान को इसके प्रोफेशनलिज्म और जंगी महारत पर दाद दी जा रही है। आज वफाकी दारुल-हुकूमत में मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। नाजरीन, सवाल उठता है, ऐसी जंग जिसका नतीजा 100% हार की सूरत में निकला हो, उसके बाद आखिर कब तक जो है वो भारत अपने ज़ख्मों को चाटेगा? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हों, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हों या फिर इमरान खान, सबको ये खदशात हैं कि भारत दोबारा जंगी शरारत कर सकता है। तो सवाल ये है कि इंडिया को दोबारा से जारियत से रोकने के लिए पाकिस्तान किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ेगा? तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज एक बार फिर वाज़े किया कि अगर दोबारा हमलावर हुआ भारत तो भरपूर जवाब देंगे। क्या कहा, ज़रा सुनिए। Any future aggression will also be met with full resolve. We hope India will prioritize regional stability and the well-being of its citizens over narrow, politically motivated jingoism. Our armed forces were fully prepared and responded decisively. नाज़रीन, दफ्तर खारजा ने पाक भारत कशीदगी को कम करवाने के लिए दोस्त ममालिक की सालिसी को भी सराहा, अप्रिशिएट किया, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी को ही ऑन नहीं कर रहा, मानता ही नहीं है। उनके टीवी एंकर्स कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कौन होते हैं सालिसी करवाने वाले। ऐसे में पाकिस्तान के पास नाज़रीन क्या ऑप्शंस हैं कि वो इंडिया को मसले कश्मीर और सिंतास माहिदे पर मुज़ाकरात के लिए बिठा सके। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है कि मैं इनके मसाइल हल करवा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनके जो हज़ारों साल पुराने जो मसाइल हैं वो हल हों। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सक़ाफ़त व विरसा हैं हुज़ैफ़ा रहमान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, आपने वक्त दिया। हुज़ैफ़ा, आज यौम तशक्कुर मनाया गया, अल्लाह ताला का शुक्र है, ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया कि दुश्मन को बड़ी महारत से पाकिस्तान ने शिकस्त दी, अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। लेकिन इसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक वो मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है, किसने प्लानिंग की, किसकी सारी स्ट्रैटेजी थी, किसने सारे ऑपरेशन को डिज़ाइन किया। ये क्यों ये नून लीग के अंदर ये जंग शुरू हो गई है? जी बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ही इंतहाई अदब, तहम्मुल, बड़ी पेशेंस से आपका इंट्रो भी सुना, आपका सवाल भी सुना। अब मेरी ख्वाहिश होगी कि आपने थोड़ा सा मौका दें जी, तो मैं इसका जवाब देने की बेहतर पोजीशन में होगा। एक तो बात यह कि बिल्कुल जो आपने उज़्मा बुखारी साहिबा की बात की, ऐद मुमकिन है उन्होंने जिस तरह के अल्फाज का चुनाव किया, मेरा भी शायद उससे इख्तलाफ हो। और आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात की, उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि दोनों का मतलब एक है, लेकिन अल्फाज का चुनाव ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है। उसमें हाँ, ये बयान देने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? ये बयान इसलिए पेश आई ज़रूरत कि आप जैसे जितने भी हमारे मोतबर मीडिया के दोस्त हैं वो सब बार बार ये बात कर रहे थे कि मियाँ साहब किधर थे, मियाँ साहब ने बयान क्यों नहीं दिया, तो जाहिर है मियाँ साहब खुद कभी भी इस तरह की रिबर्टल्स नहीं देते, बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं और वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और हमेशा उनका टारगेट ये होता है कि मैं नेशनल कॉज के लिए काम करूँ। तो एक तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो बात की वो इस तरह फैक्चुअली बिल्कुल ठीक है कि भारत के हवाले से सियासी महाज पर, सफारती महाज पर और दिफाई महाज पर जितनी भी मीटिंग हुई उसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा सियासी क़यादत जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और मौजूदा अस्करी क़यादत जिसमें हमारे तीनों इंतहाई सीनियर जो है मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, उनकी ज़ेर सदारत वो चीज़ें चल रही थी। तो उनकी ख्वाहिश पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया और उनका कहा गया कि आप कि हम चाहते हैं कि मौजूदगी इसमें ज़रूरी हो, क्योंकि आप एक स्टेट्समैन हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत अबूर रखते हैं, साउथ एशिया के हवाले से बहुत सारे चीज़ों को आपने आई विटनेस भी किया है। 98 में धमाके हुए, उसके बाद जो टेंशन, सूरत हाल, सैंक्शंस, तो हम चाहते हैं हम आपके तजर्बे से सीखें। ये ऑन रिकॉर्ड है, इस बात को मैं निगेट करूँ ना करूँ, कल हमारी हुकूमत नहीं भी होगी, कोई भी मीटिंग मिनट्स निकलवा लेगा, RTI एक्ट के तहत, कोई राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरखास्त दे दे मालूमात में रसाई के हवाले से,
से मीटिंग मिनट्स मिल जाएंगे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन मीटिंग्स में शिरकत भी की और जाहिर है सब लोगों ने उन्हें वेलकम भी किया और सब लोगों की ख्वाहिश पर, सब लोगों से मुराद मेरी अस्करी क़यादत भी और सियासी क़यादत भी, जिनमें वज़ीर आज़म साहब हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ हैं। तो मियां साहब ने अपना सारा तजर्बा उन्हें बताया और मियां साहब के तजर्बे की रोशनी में ही फैसला किया गया कि प्लान ए क्या होगा, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा। अच्छा। हमने डिप्लोमेसी कहाँ तक लेकर जानी है, अगर भारत हमला करेगा तो हमने किस लेवल का जवाब देना है, किस मुल्क को क्या बात कहनी है। सऊदी अरब का क्या प्रेशर था? सऊदी अरब मुसलसल ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान जो है एक जाहिर है हमारा बिरादर मुल्क है और पाकिस्तान की सालमियत को हम कंप्रोमाइज नहीं होने देना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन सऊदी अरब ये चाह रहा था कि खित्ते में कशीदगी ना बढ़े, कोई एटमी वॉर की तरफ हम ना चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक स्टांस लिया हुआ था और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी इंतहाई अदब से समझाया कि जी आपका कहना सालसी की बात ये सर आंखों पर, लेकिन जब तक हमने ज़ाहिर अपने मुल्क में आवाम को भी फेस करने हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि हम पाकिस्तान की सालमियत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम जब तक भारत से बदला नहीं ले लेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता हम कोई बातचीत करें। और फिर हमने बदला लिया और उसके बाद आप मुझे कह रही थी मोदी का भी बताया आपने, कुछ चीजें रिकॉर्ड। अच्छा यहाँ पे मुझे ठीक है, जिस दिन ये वाकया हुआ, बस मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जिस दिन ये वाकया हुआ सुबह 7:30 बजे खुद मोदी ने अमेरिका से राब्ता किया और सुबह 7:30 बजे अमेरिका ने हमें कहा, मार्को रूबियो ने कहा कि आप जंगबंदी करें। उसके बाद सऊदी अरब की कॉल भी आई, बाकी चीजें भी, और शाम को 4:30 बजे जाकर हम इस बात पर कायल हुए कि वो जंगबंदी करें, वो कोई बदमाशी दहशतगर्दी ना करें, तो हम इस पे तैयार हैं। तो इस हवाले से बार बार कहना, और मैं आपको कुछ और बातें इतना एस्केलेट उसने किया सारी सिचुएशन को, उस वक्त अमेरिका को क्यों होश नहीं आए, ये सवाल उठ रहे हैं। दूसरा ये जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा था सऊदी अरब का और कतर का, जाहिर है वो भी आ रहा था, क्या वो दौरा उनको नजर आ रहा था कि अगर ये जंग और ज्यादा बढ़ गई, जाहिर है एक वो इतने बड़े बड़े मुआहदे थे कतर में भी सऊदी अरब में भी, वो सारी चीज ने डोनाल्ड ट्रंप को आने पर मजबूर किया, क्या आपको लगता है? जी बहुत शुक्रिया, आपने जो बात कि इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेहतर दे सकते हैं कि वो क्यों गुड कॉप बैड कॉप की सूरत हाल चल रही थी। लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि गुड कॉप बैड कॉप की सूरत हाल अगर ना होती मगरब ममालिक की तरफ से, तो शायद पाकिस्तान को इज्जत ना मिलती और जो दुनिया के सामने जो है हमारा जो इंप्रेशन अमूमी ने कायम किया हुआ था, अल्लाह ताला ने वो यकसर बदल दिया कि हम अल्लाह के फजलो करम से कन्वेंशनल वॉर भी लड़ना जानते हैं। और 24 घंटे में जो हमने पूरी दुनिया की एक परसेप्शन चेंज की, वो जाहिर है इनके गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी, या उसको आप अगर उर्दू में कहें मुनाफिकाना पॉलिसी है, जो भी नाम दे दें, तो अल्लाह ताला इज्जत जब देता है किसी को ऐसे देता है। और दूसरी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं, उनके जहन में बात जरूर होगी कि मैं कितना बड़ा विजिट करने जा रहा हूँ गल्फ का, जिसमें मेरी $100 of billion की वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, MOU साइन होने हैं, तो वो जरा चाह रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी इंसान का कोई मुस्बत पहलुओं से बात जरूर करनी चाहिए। मैं एज एनालिस्ट कहें, एज अ पॉलिटिशियन कहें, डोनाल्ड ट्रंप की सफारती पॉलिसी को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये एक डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा है। देखिए, चाहे वो नीचे से इनपुट ले रहा है, जो भी कर रहा है, आप ये देखें भारत के हवाले से कल भी उसने सख्त स्टांस लिया, एप्पल को कहा कि वहां सरमायाकारी नहीं करनी, एक और पाकिस्तान की कुर्बानियों को वो एक्नॉलेज कर रहा है, पाकिस्तान ने जो उसके लिए दाइश का दहशत के हवाले किया वो एक्नॉलेज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खित्ते के अंदर ताकत का तवाजुन जो है वो भी कायम करने जा रहे हैं और ताकत का जो महवर है वो भी बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल क्रेडिट भी ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, जहां जा रहे हैं हर जगह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं। साथ वो ये भी बड़े वसूख से कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हल कर सकता हूँ। कश्मीर के मसले को लेकर और जो इन दो ममालिक के दरमियान मसाइल हैं, तो इसका मतलब है कि कश्मीर का मसला हल होना, अगर मीडिएशन हो अमेरिका की, तो कोई बड़ी बात नहीं है अमेरिका के लिए। हाँ देखें जी, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 3 दफा बात की है इस मौजू पर, एक दफा अमेरिका में रहकर, एक दफा सऊदी अरेबिया में, एक दफा कल भी बात की उन्होंने। ये बड़ी बात है कि उन्होंने उनके जो टीम है, बेसिकली उनकी डिप्लोमेटिक टीम इस बात की दाद की मुस्तहिक है जो साउथ एशिया बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट को देख रही है, जिसने उन्हें बताया कि भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉज है, जो बुनियाद है, जड़, वो कश्मीर है। जब तक कश्मीर का जो 370 वाला स्टेटस है वो बहाल नहीं होगा और ये इशू वंस फॉर ऑल हल नहीं होगा,
कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज नॉट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया क्लेम करता है। तो बेसिकली उन्होंने उस बात को बार बार उजागर किया। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा कोई कागज के ऊपर पढ़कर, चीजों को देखकर, ज्योग्राफी सूरत हाल को देखकर बार बार अगर ये बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं थी कि अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर के अपने डायनेमिक्स होते हैं। सिर्फ ताकत ये नहीं होती कि आप बंदूक की गोली से या मिसाइल की ताकत से फैसला करा सके। इकोनॉमिकली जो आप देखेंगे, भारत शाइनिंग इंडिया का एक ख्वाब लेकर चल रहा है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है अमेरिका की सरमायाकारी, वेस्टर्न वर्ल्ड की सरमायाकारी का बड़ा रोल है। अमेरिका की एक छोटी और अब बल्कि अमेरिका एप्पल को कह रहे हैं कि आप उधर इन्वेस्ट ना करें, आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। ये ऐसे मैसेजेस ही होते हैं ना किसी को नेगोशिएट करने के लिए। इसी तरीके से आपने देखा कि जो उन्होंने टैक्स जो है वो भारत के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, उन्होंने भारत को भी उसी टैक्स की कैटेगरी के अंदर जो वो लगा रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, उसके अंदर लेकर आया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे तो संजीदा नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र रहमान, वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सक़ाफ़त व विरसा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक तरफ आज मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया गया, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, इस हवाले से इस्लामाबाद में एक बड़ी तकरीब हुई। 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे उनका तस्करा हुआ। पाकिस्तान आज भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि पूरी दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ें की और ये कहा कि पाकिस्तान को हर लिहाज से बर्तरी हासिल रही भारत पर। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ हो क्या रहा है? हमारे यहाँ ये हो रहा है कि मुख्तलिफ़ तरह के बयानात इस हवाले से आ रहे हैं कि नून लीग अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने इस सारे ऑपरेशन को डिज़ाइन किया। शहबाज शरीफ साहब कुछ और बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ जो है वो तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं कि हम जो हैं वो 9 मई वाले नहीं हैं, हम 10 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो एक ऐसा वक्त जब अभी एक हफ़्ता हुआ है, आज हमने यौम तशक्कुर मनाया है और इसी एक हफ़्ते के बीच में एक सियासी जो चपकलिश है, जो पिछले कुछ दिनों से हम खामोश देख रहे थे, पूरी कौम इकट्ठी थी, पूरी कौम यकजा थी, वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये मैंने किया, ये उसने किया, एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने की कोशिश क्यों है? इस वक्त सियासतदान जो क्यों इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं? अतर काज़मी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका। अतर, आपने जो फैसलाबाद में मरियम साहिबा की जो तकरीर थी वो भी उन्होंने नारे लगवाए, GF-17 थंडर किसने बनवाया, उज़्मा बुखारी साहिबा की आपने बात सुनी कि ये ऑपरेशन किसने डिज़ाइन किया, शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया आर्मी चीफ को। तो ये नून लीग के अपने अंदर जो है वो एक अजीब सी कश्मकश सी है कि किसने क्या किया इस ऑपरेशन में। देखें जी, जिसने किया है वो तो पूरी कौम को पता है। वो पाकिस्तान की अफवाज ने किया है, वो पाकिस्तान के पायलट्स ने किया है, और जिस किस्म का बेहतरीन ऑपरेशन किया, पाकिस्तान के दुश्मन भी उसको मान रहे हैं। जहां तक इनका ताल्लुक है, अब जो सियासतदान होते हैं वो कोई ऑपरेशन डिजाइन नहीं करते। अब ये तो नहीं हो सकता कि मियाँ साहब एक जहाज में बैठ जाएंगे और वो जाके भारत में बम मरवाएंगे कि यहाँ पे बम मारना है, यहाँ पे नहीं मारना। सियासतदानों की तरफ से आपको एक सियासी सपोर्ट होती है। पूरी कौम ने ये देखा कि मियाँ साहब ने आज तक मोदी का नाम नहीं लिया। अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे या बहुत बुरा लगे, अभी भी सोशल मीडिया पे सिर्फ इमरान खान के क्लिप्स चलते हैं जिनमें वो मोदी का नाम लेके उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपकी ये क्या पॉलिसीज हैं। तो इन्होंने तो वो एक सियासी बयानिया बनाना था, एक सियासी कवर देना था, उसमें ये बुरे तरीके से नाकाम हुए। बल्कि जब भारत ने यहाँ पे हमला हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद इनके वुज़रा बाहर आके कह रहे थे कि जी आप अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने यहां तक कह दिया कि जी हम 12 जहाज गिरा सकते थे। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को सफ में लाकर खड़ा कर दिया कि अमेरिका जो भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक बड़े बड़े मुआहदे, एक बिजनेस ताल्लुकात, और ज़ाहिर है दुनिया में दोस्ती तो होती नहीं है, मुमालिक में एक अपने अपने मफादात होते हैं। अब वही डोनाल्ड ट्रंप है जो एप्पल जो कंपनी कह रहे हैं कि आपने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, इंडिया में अपना कोई प्लांट नहीं लगाना, आपने अमेरिका में करना है। तो ये अब भारत पर वक्त आ गया है, और ये किसकी वजह से आया है? अफवाज पाकिस्तान की वजह से। तो हम आम खाएं, गुटलियां ना गिने हम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें, आज हालत ये हो गई है कि मोदी कंप्लीटली उसको शिकस्त हुई है, सफारती महाज पे भी और फौजी महाज पे भी। एक तरफ उसको पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान एयरफोर्स से मार पड़ी है,
दूसरी तरफ अब कश्मीर का इशू बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी उसका जिक्र कर रहे हैं। कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में जिक्र किया कि मैं कहीं पे गई तो वहां पे मुझे कश्मीर का इक्वेटर मिला और उसने सारा कश्मीर का जिक्र किया। तो अब बार बार ट्रंप इंतजामिया के लोगों की जानिब से कश्मीर का जिक्र करना, न्यूक्लियर जंग का जिक्र करना, ये मोदी की इतनी बड़ी शिकस्त है। मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कुछ मिसाइल मारेंगे, आगे से कोई जवाब नहीं आएगा। मैं सियासी तौर पे तो कोई कमजोरी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अस्करी एतबार से जो जवाब यहाँ से दिया गया, मेरे ख्याल में उसकी वजह से कश्मीर का मौकिफ, इस वक्त पाकिस्तान का मौकिफ पूरी दुनिया पे हमें फोर फ्रंट पे नजर आ रहा है। GF-17 थंडर का जो क्रेडिट दिया मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ को, अपने वालिद को, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो उनकी, देखिए ये उनकी जिस कसरे नफसी से उन्होंने काम लिया, वो चाहती तो न्यूक्लियर बम भी कह देती कि मियां साहब ने बनाया था, वो चाहती तो वो कह देती कि पाकिस्तान भी मियां साहब ने बनाया था। तो बड़ा उन्होंने कसरे नफसी से काम लिया है, तो मेरे ख्याल में अगली दफा ये कसर भी वो पूरी कर देंगी। बिल्कुल, वो भट्टी साहब किसी प्रोग्राम में कह रहे थे ना कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग ये भी कहेंगे कि अलामा इकबाल ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो ये कहेंगे कि हमने देखा था। वो वक्त भी दूर नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये PTI में जो मुज़ाकरात को लेकर बड़ी जो कशमकश है, अलीमा खान कुछ कह रही हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे हैं, एक फिर से कशमकश शुरू हो गई है, मुज़ाकरात होने हैं नहीं होने हैं। ये जो इनकी कन्फ्यूजन है, ये आप समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बात की कि हमें मीडिया की आंखों से इसको दूर रखना है, मीडिया से दूर रखना है इन मुज़ाकरात को, आप समझते हैं ये दुरुस्त है? देखिए कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो जरूर होती है, लेकिन PTI में जो असल अलमिया है, जो असल इशू वो ये है कि एक इमरान खान साहब की सोच है और एक उनकी जमात के जो बाहर लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनकी सोच कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो जाए, चाहे वहां पे बैठे हुए पंजाब के लोग हो जाएं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, वो इमरान खान के नजरिए से आपको बहुत ज्यादा दूर नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो भी मामलात हल हों वो इमरान खान साहब के जो सर्टन प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत हल हों। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत चलती रहे, इमरान खान साहब जेल में बैठे रहें, हम प्रोटोकॉल्स एंजॉय करते रहें। और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कुछ लोग भी हैं, पंजाब से बैठे हुए वहां पे लोग जिन्होंने वहां पे डेरे लगाए हुए हैं वो भी हैं, और भी इस तरह की शख्सियात हैं। तो मेन इशू ये है कि PTI एक पेज पे नहीं है। PTI इमरान खान साहब वाली जो लाइन है उसके ऊपर नहीं है। PTI के बहुत से लोगों के मफादात इसी से जुड़े हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान जेल में रहे और वो बाहर रहकर जो उनके मजे हैं ओहदों के साथ वो इंजॉय करते रहे। तो फवाद चौधरी साहब की बात तो फिर दुरुस्त मालूम होती है ना कि जो मौजूदा लीडरशिप है, इसी की वजह से इमरान खान आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। देखिए कुछ मैं आपको खबर दे देता हूं, आपके प्रोग्राम में जुनैद अकबर साहब ने ये खुद कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत के साथ कैसे तहरीक चलाऊं, और क़यादत का मीन जो टॉप की क़यादत है, इसमें सलमान अकरम राजा साहब शामिल नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ हैं। बाकी क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत है, इनके साथ मैं कैसे तहरीक चला सकता हूँ। उनका इशारा अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ था। देखें जी, अब ये आप खुद भी समझदार हैं और जो लोग आपके नाजरीन हैं वो भी सारे वाइज लोग हैं, तो उनको सबको पता है कि किस जानिब इशारा है। सबको पता है कि चाहे वो इधर कोई और भी कोई बड़े ओहदा हो जिसके पास जमात के अंदर या हुकूमत के अंदर किसी के पास ओहदा है, उनके हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पे। तो इसका मतलब है ग्रैंड अलायंस भी नहीं इसी वजह से बन नहीं पाया, इसीलिए कॉन्शियसली वो कोशिश ही नहीं की गई कि मौलाना साहब को राजी किया जा सके। देखिए एक तो मौलाना साहब की जो है ना शाजियत, उनकी सारी सियासत जो है ना वो स्टेटस को की सियासत है। मौलाना कभी भी कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाएंगे, कोई ऐसा एहतजाज नहीं करेंगे जिससे निज़ाम खतरे में पड़े। मौलाना तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के दावेदार हैं, और आप देखेंगे अगर ये नशिस्तें बांटी गई हुकूमत के दरमियान तो मौलाना के हिस्से में भी सीटें आएंगी। तो मौलाना का तो एक वो थोड़ा सा इशू डिफरेंट है। मौलाना चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो LFO हो, चाहे वो कश्मीर कमेटी हो, हर जगह पे आपको मौलाना हुकूमत के साइड पे और निज़ाम के साइड पे खड़े नजर आते हैं। वो कभी भी कोई बड़ी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, अब PTI में दो सोच इस लिहाज से है, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट इस तरह करना चाहूँगी। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, तो कुछ लोग उनकी बात को इसलिए अहमियत देते हैं
कि वो इमरान खान की बहन है, उनका एक खूनी रिश्ता है, तो ये जो बात कर रही हैं वो सही कर रही हैं। और एक पीटीआई में तबका ऐसा है जो ये कहता है कि जो बात बैरिस्टर गौर करें, क्योंकि इमरान खान ने उनको मुंतखब किया एज अ पार्टी चेयरमैन, तो उनकी बात दुरुस्त है। आप नहीं समझते कि इन चीज़ों को तय होने की ज़रूरत है, अंदर से एक तगड़ा पैगाम आने की ज़रूरत है कि अलीमा खान का क्या मकाम है पार्टी के अंदर, उनकी क्या सियासी हैसियत है पार्टी के अंदर, क्योंकि इसको लेकर अब पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा, पार्टी में बहुत से मामलात में दिक्कत हो रही है। देखें, अलीमा खान साहिबा ने और खान साहब की दूसरी बहनें, चाहे वो नौरीन खान साहिबा हो जाएं, अज़मा खान साहिबा हो जाएं, जितना ग्रेसफुली सारे पीरियड के अंदर उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, उसकी शायद ही कोई नज़ीर मिलती है। ना उन्होंने जमात से कोई मदद मांगी है, ना क़यादत से कोई मदद मांगी है। वो खुद जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, कोई मिलने देता तो मिलती, नहीं तो बाहर सड़क पे वो अकेली खड़ी होती हैं। अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हो, आपको मुल्क में सबसे ज्यादा वोट पड़े हो, आपकी एक सूबे में हुकूमत हो, सबसे ज्यादा एमएनए हो, उसके लिए भी अगर आपको खान साहब से फिर जेल से पैगाम चाहिए तो फिर बैरिस्टर गौर साहब को अलहदा हो जाना चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब में आपको नजर आती है वो चीज जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन के अंदर होनी चाहिए? वो तो लगता है कि वो यूनियन काउंसिल लेवल के काउंसलर का भी कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है। आपको जब आप बात करें, चाहे आप किसी से भी बात करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके पीछे अवाम खड़ी है, सबसे ज्यादा आपको। अब ये इमरान खान साहब को कौन बताए अंदर जाकर के जिस शख्सियत को आपने चेयरमैन लगाया उसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो मिलने जाते हैं, इमरान खान को नजर नहीं आता है कि ऐसी शख्सियत से मैं बात कर रहा हूं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाहर जाके सही बता नहीं सकती है, इसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो इमरान खान साहब का वो फैसला है ना। देखिए, इमरान खान साहब को सब पता है कि बाहर क्या हो रहा है, और 26 नवंबर को क्या हुआ, 24 तारीख को क्या हुआ। जुनैद अकबर साहब से भी अगर आप किसी दिन बुला के पूछ लें कि 26 नवंबर को जब सब कुछ ऑपरेशन हो रहा था तो इनकी क़यादत जो है वो किधर बैठी हुई थी, तो इमरान खान साहब को सब पता है। लेकिन ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन गैप भी है, बहुत सारे फैसलों को डिले भी किया जाता है कि खान साहब बाहर आएंगे तो शायद कोई फैसले लिए जाएं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है, या कुछ सीनियर लोग हैं, उनकी कारकर्दगी सियासी एतबार से इंतहाई मायूस कुन है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार आज़मी मेरे साथ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।